देखिए, अगर तो बल्दियाती इलेक्शन शुरू हो जाते हैं, ये तो बल्दियाती इलेक्शंस में गुजर जाएगी और उसके बाद जनरल इलेक्शन शुरू हो जाएगा। जब कोई एमएनए लड़ता है, एमपीए लड़ता है, तो उसके पूरा खानदान उसके साथ इलेक्शन लड़ता है। मामला को ले जाएंगे, अदालतों में ले जाएंगे। हम इनको इस तरह से नहीं छोड़ेंगे। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अगले इलेक्शंस की भरपूर आप लोग तैयारी कर रहे हैं, तो ये अगले इलेक्शन अब पीपल्स पार्टी के जहन में कब है? 2022 में ये इलेक्शन हो सकते हैं आपकी नज़र में, या फिर ये 2023 के इलेक्शन की आप तैयारी कर रहे हैं? कब ये इलेक्शन आप देख रहे हैं? और फिर चूंकि पीडीएम ने जो तारीख दी है 23 मार्च, क्या इससे पहले भी हुकूमत के गिरने के कहीं कोई इम्कानात मौजूद हैं इस तरह के? जी खोसा साहब, पीपल्स पार्टी की नजर में कब होगा अगला इलेक्शन, 22 या 23? देखिए, अगर तो बल्दियाती इलेक्शन शुरू हो जाते हैं तो अगला पहले आपकी शशमाही जो है अगले साल की, ये तो बल्दियाती इलेक्शंस में गुजर जाएगी और उसके बाद जनरल इलेक्शन शुरू हो जाएगा। तो मैं नहीं समझता कि ये डेडलाइन हमें देना चाहिए अब, जबकि 3.5 साल हो चुके और 1.5 साल बाकी रह गया है, जिसमें बल्दियाती इलेक्शंस भी होना है मकसूद है और उसके बाद जनरल इलेक्शन की तरफ आपने गामजन होना है। तो फिर सभी जमातों को मैं समझता हूँ कि उस कदर तैयारी की जरूरत होगी। पहले तो आप बल्दियाती में इतने ज्यादा मसरूफ हो जाएंगे, ये बहुत बड़ा इलेक्शन होता है बल्दियाती, ये ग्रास रूट लेवल तक जाता है, मोहल्ले गलियों तक जाता है ये इलेक्शन, और इसमें सारे जाहिर है कि जो है मसरूफ हो जाएंगे। और ये नर्सरी न सिर्फ आइंदा क़यादत की होती है, बल्कि ये ही जो है आगे आपके एमपीएस और एमएनए और सेनेटर्स बनाती है। तो इसी तरह मैं समझता हूँ कि अगर ये शुरुआत हो जाती है और जो करना पड़ेगी, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का फैसले मौजूद हैं जिसमें उन्होंने जो है ये बल्दियाती इलेक्शंस करवाना एक आईनी जिम्मेवारी हर एक पर डाली हुई है सूबों पर। आर्टिकल 140A के तहत उन्होंने इलेक्शंस करवाने हैं और लाजिम होना चाहिए, क्योंकि रियासत ही मुकम्मल नहीं होती जब तक, अगर आप आर्टिकल 7 में देखें, डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट एंड डिस्ट्रिक्ट असेंबलीज, यानी लोकल असेंबलीज और लोकल गवर्नमेंट, और उसके बाद सूबाई असेंबली और सूबाई गवर्नमेंट, और उसके बाद जो है पार्लियामान और मरकजी हुकूमत, वफाकी हुकूमत, ये है रियासत। तो रियासत मुकम्मल नहीं होती है जब तक आप बल्दियाती इलेक्शन करवा के डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट की लेवल पर आप लोकल गवर्नमेंट नहीं लेके आते, क्योंकि बुनियादी लोगों के मसाइल जो है वो डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट पे लोकल लेवल पर होते हैं, जिसमें उन्होंने वो अपने हेल्थ केयर है, अपना उनकी एजुकेशन है, अपनी उनकी सफाई सुथराई है, अपनी उनकी जो है इन शहरों के स्ट्रक्चर्स है, उस सारे को ठीक करना वो डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट्स का काम है, जो अब वो सूबाई असेंबली या मरकजी यानी हुकूमत लेती है, वो डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट्स का काम है। सो मैं समझता हूँ कि अगर ये हम ट्रांजिशन करने में कामयाब हो जाते हैं तो हमारा एक स्ट्रक्चर जो है वो बेहतर हो जाएगा और लोगों को जो है अपने डोर स्टेप्स पर, उनको अपनी दहलीज पर, उनको वहां उनके मसाइल हल करने में आसानी रहेगी और रियासत ज्यादा बेहतर और बहुत से तरीके से काम ठीक है। अच्छा खोसा साहब, आखिर में एक इलेक्शन इस्लाहात बिल मंजूर हुआ था आज से कोई 1.5 माह पहले, और अपोजिशन ने उस दिन बहुत शोर शराबा किया था, इजलास का बाइकआउट भी किया था, ऐलान किया था अदालत जाने का उसी रोज। बिलावल भुट्टो मौजूद थे, शहबाज शरीफ मौजूद थे। ये अभी जब हम बात करें 41-42 रोज गुजर चुके, क्या कानूनी तैयारी आप लोगों की मुकम्मल नहीं हो पा रही, या फिर अदालत जाने का फैसला मौखर कर दिया, या आपकी तरजीहात में वो शामिल नहीं रहा? ये क्या मामला हुआ है? नहीं, अभी ऐसी बात नहीं है। ये क्योंकि ये बल्दियाती इलेक्शन आ गए, केपीके के इलेक्शन आ गए, उससे पहले जो है हमारे लाहौर का और फिर खानेवाल के इलेक्शन, बाई इलेक्शन आ गए, तो इसमें जाहिर है कि हमारा तवज्जो जो है ज्यादा इस तरफ मरकूज हो गई क़यादत की। अब इंशाअल्लाह इसको अगली जो नशिस्त होगी सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी की, उसमें जाहिर है कि ये चीजें जो है हमारी ज़ेर बहस आएंगी और उस पर जो है अपनी फैसला जात किए जाएंगे और जो टीम बनाई जाएगी फिर लीगल टीम उसकी पैरवी करने के लिए वो सीईसी की मंजूरी के बाद जो है उसको क़यादत अप्रूव करेगी और फिर हम उसको अदालतों में लेकर जाएंगे। लेकिन दूसरी सूरत जो आपने फरमाई है, हम बिल्कुल नहीं चाहेंगे कि इसमें किसी किस्म की तवालत हो इलेक्शन में या कोई रखना अंदाजी हो। हम हर महाज पर इनका मुकाबला करेंगे, हर सीट पर मुकाबला करेंगे, चाहे वो बाई इलेक्शन हो, चाहे वो बल्दियाती हो, चाहे वो कौमी और सूबाई इलेक्शन हो। हम उसमें ना तो ताखीर का बायस बनने का कोई सोच सकते हैं और ना बनेंगे इंशाल्लाह। बहुत बहुत शुक्रिया। लतीफ खोसा साहब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा हमारे साथ मौजूद थे और अभी तक उन्होंने कहा कि इलेक्शन इस्लाहात बिल को चैलेंज किया गया, चूंकि
केपी के इलेक्शन पर अपोजिशन जमातों की तमाम तवज्जो मरकूज थी। अब इसका फ़ायदा अपोजिशन की बड़ी जमातों को तो नहीं हुआ, लेकिन कम से कम ये फ़ायदा ज़रूर हुआ कि वहाँ पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हार गई और खैबर पख्तूनख्वा के बल्दियाती इलेक्शन में तहरीक इंसाफ की इसी नाकिस कारकर्दगी और हार पर वज़ीर आला केपी ने वज़ीर आज़म इमरान खान से मुलाकात की है और ज़राए से ये खबरें मौसूल हुई हैं कि इसी हवाले से उन्हें एक रिपोर्ट भी पेश की गई और इस रिपोर्ट में तहरीक इंसाफ की हार की निशानदेही भी की गई है। और इस रिपोर्ट में यह कहा गया है कि तहरीक इंसाफ इसलिए हारी क्योंकि बल्दियाती इंतखाबात में टिकट अच्छे उम्मीदवारों की जगह अरकान असम्बली के रिश्तेदारों और मंजूर नज़र अफराद को दिए गए और यही वजह बनी तहरीक इंसाफ की इस शिकस्त की। लेकिन तमाम दिन ये खबरें चलती रहीं। फिर शाम में बैरिस्टर सैफ जो केपी हुकूमत के तर्जुमान हैं, उनकी जानिब से इस खबर की तरदीद सामने आई कि वज़ीर आला केपी की जानिब से कोई ऐसी रिपोर्ट इमरान खान को नहीं पेश की गई जिसमें इस इलेक्शन की हार से मुताल्लिक असबाब को बयान किया गया। बहरहाल वज़ीर आज़म इमरान खान ने जब अपनी सियासी जिद्दोजहद का आगाज़ किया था तो सबसे पहला नारा जो उन्होंने आवाम को दिया था वो रिवायती सियासत को ख़त्म करने का था। इमरान खान मौरूसी सियासत के सबसे बड़े मुखालिफ थे और वो नौजवानों को सियासत में ज़्यादा से ज़्यादा हिस्सा देने के हक़ में थे। वज़ीर आज़म इमरान खान ने अपनी सियासी ज़िंदगी में तहरीक इंसाफ से मुताल्लिक एक बयानिया बनाया था कि तहरीक इंसाफ ही वो वाहिद जमात है जो इस मुल्क से रिवायती सियासत और करप्शन का खात्मा कर सकती है और इदारों में इस्लाहात करके उन्हें खुद मुख्तार बना सकती है, जबकि मुल्क की दूसरी तमाम जमातें बदउनवान हैं और मुल्क के मसाइल की वजह हैं, इसलिए वो ये काम अंजाम नहीं दे सकती। इसी तहरीक के दौरान वो अपने ज़ाती कारनामे भी गिनवाते रहे और अवाम में तहरीक इंसाफ से मुताल्लिक एक मुस्बत बयानिया बनाने में कामयाब रहे और इसी बयानिए पर यकीन करते हुए पाकिस्तान की अवाम ने तहरीक इंसाफ को कामयाब करवा कर इमरान खान को 2018 में वज़ीर आज़म बनवाया था। लेकिन फिर वज़ीर आज़म बनते ही और हुकूमत में आते ही खुद इमरान खान के बयानात और तर्ज सियासत तहरीक इंसाफ के इस बयानिए से बिल्कुल बदल गए और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी मौरूसी सियासत का शिकार हो गई। पाकिस्तान में मौरूसी सियासत या क़यादत सिर्फ बड़े ख़ानदानों तक महदूद नहीं रही, बल्कि ये तर्ज सियासत माशरे के निचले तबकों में भी अपनी जड़ें गहरी कर चुका है। पहले किसी खानदान की इजारादारी सिर्फ कौमी या सूबाई असम्बलियों तक ही महदूद रहती थी, लेकिन केपी के बल्दियाती इलेक्शन में यही रिवायती सियासत हुक्मरान जमात तहरीक इंसाफ की नाकामी की वजह भी बन गई है। इस अपसेट शिकस्त के बाद वज़ीर आज़म केपी बल्दियाती इलेक्शन के अगले मरहले और पंजाब के बल्दियाती इलेक्शन की अब खुद निगरानी का ऐलान देखना ही है कि उनकी इस निगरानी के क्या मुस्बत नताइज मुरतब होते हैं। इस पूरी सूरत हाल पर गुफ्तगू करेंगे फिरदौस शमीम नकवी साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से हमारे साथ मौजूद हैं, JUI से कामरान मुर्तज़ा साहब मौजूद हैं। दोनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया। तो फिरदौस साहब, ये आज जो रिपोर्ट वज़ीर आला केपी की जानिब से पेश की गई उसमें हमें झलक नजर आ रही है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में मौरूसी सियासत की। खान साहब तो इस सियासत के खिलाफ थे, उनकी 25 साल जिद्दोजहद इस सियासत के खिलाफ थी, लेकिन आज खुद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में कई खानदान ऐसे हैं जिनके एक से ज़्यादा लोग कहीं कौमी असम्बली के मेंबर हैं, कोई सूबाई असम्बली का मेंबर है। तो ये इन हाउस आपको अपना हाउस इन ऑर्डर करना पड़ेगा फिरदौस साहब। पहले तो देखिए, हाउस तो हमेशा इन ऑर्डर नहीं होगा तो नताइज अच्छे नहीं आते। सूरत हाल ये है कि कोई फार्मूला नहीं है मौरूसी सियासत और मेरिट के दरमियान। देखिए, बहुत सारे लोग जो सियासत में होते हैं तो पूरा ख़ानदान सियासत में होता है। जब कोई MNA लड़ता है, MPA लड़ता है तो उसके पूरा ख़ानदान उसके साथ इलेक्शन लड़ता है। लेकिन ग्रास रूट लेवल के ऊपर जो लोग काम करते हैं उनका एक हक बनता है। इसके अंदर कोई शक नहीं है कि अगर आप मेरिट के ऊपर सिलेक्शन नहीं करेंगे और आप अपने ग्रास रूट वर्कर को ऊपर आने का मौका नहीं देंगे तो वो आपसे रिबेल करेगा। इसके अलावा हम जिन हालात से गुजर रहे हैं बहैसियत एक मुल्क के, जिसके अंदर महंगाई जो है वो एक संजीदा मसला है, पेचीदा मसला है और उसके असरात पूरे माशरे में नजर आते हैं, तो उसका लोगों ने ऑब्वियसली एक रिएक्शन तो आना है। जो अच्छी बात है वो ये है कि इन सब चीज़ों को जानते हुए भी हमने बल्दियाती इंतखाबात कराए और मुनसिफाना तरीके से कराए, जिससे कि अब जिनको ये सिलेक्टेड कहते हैं उन्हीं की ज़माने के इलेक्शंस को ये आप कहेंगे कि हम इलेक्टेड हैं। और हमें तो इस पर कोई एतराज़ नहीं है और मैं समझता हूँ कि बहैसियत ये बल्दियाती इंतखाबात होने का क्रेडिट तो फिर ये सुप्रीम कोर्ट को जाता है ना, क्योंकि उनके ऑर्डर्स थे। ये हुकूमत ने अज खुद अपनी चॉइस के तहत तो नहीं कराया, मजबूर थी हुकूमत। नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। देखिए, माजी में भी हुए थे, इस दफा भी जैसे ही हुकूमत आई थी तो एक बिल आ गया था। बिल के लिए तारीखें दी गई,
कोविड आ गया था जिसकी वजह से नहीं हुआ। मैं तो इस बात पे यकीन रखता हूँ कि बल्दियाती इंतखाबात जो है उसी तरह होने चाहिए कि जब उनकी मुद्दत खत्म हो तो जो अरसा प्रोविंशियल असेंबली और नेशनल असेंबली को दिया गया है, जो कि तकमील मुद्दत पे 60 दिन है, और अगर उससे पहले डिसॉल्व हो जाए तो 90 दिन के अंदर दोबारा इंतखाबात होने चाहिए। ये कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोटेक्शन बल्दियाती इंतखाबात को जब तक नहीं दिया जाएगा, बल्दियाती निज़ाम मुकम्मल नहीं होगा। सबसे पहले टेन्योर एंड री इलेक्शन की बात होनी चाहिए और फिर एम्पावरमेंट की होनी चाहिए। सही। अब कामरान मुर्तज़ा साहब, ज़ाहिर है आपकी जमात इस वक्त हुकूमत के खिलाफ भरपूर तहरीक चला रही है, आप लोग इस निज़ाम के खिलाफ थे, अब खुद इस बल्दियाती इंतखाबात के जरिए आप इस निज़ाम का भी हिस्सा बन गए। बड़ी तादाद में आपकी सीटें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से ज़्यादा आई हैं, और अभी ज़ाहिर है जब दूसरे अज़ला में ये इंतखाबात होंगे, दूसरा मरहला मुकम्मल होगा, शायद कुछ सीट्स आपकी और भी बढ़ जाएँ, चूँकि पब्लिक वाकई इस वक्त गुस्से में अपने गम का और गुस्से का इजहार कर रही है। अब इस सिस्टम में रहते हुए कैसे इस सिस्टम की मुखालफत करेंगे आप? देखिए, इस सिस्टम को इन्होंने खुद गिराना है। आज मैंने गंडापुर साहब का स्टेटमेंट देखा अखबार में, तो उन्होंने कहा था कि फंड्स तो मेरे भाई ने देने हैं। तो ये जब इस तरह का माइंडसेट होगा तो ये सिस्टम जो है ना, वो मुझे नहीं लगता कि चल पाएगा। वैसे इस हारने के बाद अगर कोई अच्छी गवर्नमेंट होती, कोई लेजिटिमेट गवर्नमेंट होती, तो शायद रिजाइन कर देते। इसलिए यही जो ना उनके लिए एक जो ना वो रास्ता जो है यहाँ से निकलने का रह जाता। वो कहते कि अवाम ने हमसे अदम एतमाद कर दिया है और उस पार्टी पे एतमाद किया है जो हमारे बारे में जो है, जिनका ख्याल ये था कि 2018 के इलेक्शन चोरी हुए, उसके बाद जो है ना वो मुसलसल जो है ना मामला तो जो है वो कंट्रोल दूसरी जगह से किया जा रहा था। तो जब उस पार्टी का जो है ना वो नैरेटिव जो है वो एक तरह से एस्टैब्लिश हो गया, तो मेरा ख्याल है स्टेप डाउन हो जाना चाहिए था गवर्नमेंट को असेंबलियां तोड़ के, और वो कहते कि ठीक है केयरटेकर सेटअप लाए और उसके बाद जो है ना वो मुल्क को आगे चलने पे। वैसे भी इनसे मुल्क चल नहीं पा रहा। आप देख रहे हैं लोग महंगाई से पिस रहे हैं, तो इनके पास सिवाय आपस की लड़ाइयों के, दूसरों को बदजुबानी करने के, इनके पास और कोई प्रोग्राम है नहीं। और कामरान साहब, ये वाकई अगर फंड्स का इशू हो जाता है और ये मतलूबा फंड्स अगर आपके नुमाइंदों को नहीं मिलते, काम करने का मौका नहीं उनको मिल पाता, लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिलती, तो फिर बड़ी मुश्किल हो जाएगी आपके जीतने वाले उम्मीदवारों को। तो पता नहीं इनका अपना झुकता है कि नहीं झुकता। जी कामरान साहब, मेरी आवाज आ रही है? जी आ रही। जी कामरान साहब, ये अगर वाकई फंड्स नहीं मिले आपके लोगों को काम करने के लिए, बल्दियाती नुमाइंदों को, तो अवामी मसाइल फिर कैसे हल होंगे? ये तो फिर आपके जीतने वाले उम्मीदवार बड़ी मुश्किल में आ जाएंगे, बड़ा चैलेंज हो जाएगा उनके लिए। देखिए, हम मामला को ले जाएंगे, अदालतों में ले जाएंगे। हम इनको इस तरह से नहीं छोड़ेंगे। ये अगर ये समझ रहे हैं कि इस तरह से जो है ना ये इस मैंडेट को हाईजैक कर देंगे जो जेन्युइन मैंडेट है, और जिस जेन्युइन मैंडेट को ये खुद भी तस्लीम करते हैं कि जेन्युइन है, तो अगर फर्ज कर लीजिए कि कहीं इन्होंने गड़बड़ की तो मामला अदालतों में जाएंगे, और फिर उसका नतीजा जो है वो ज़ाहिर है लोगों के मसाइल हल नहीं होंगे, और लोगों को पता चलेगा कि किस वजह से मसाइल हल नहीं हो रहे, तो आप उसका जो है ना बहुत जल्द फिर अगला नतीजा देखेंगे। ये तो अभी शुरू हुई है पार्टी। अच्छा, तो फिरदौस साहब, अब ये देखें, अगर JUI ने फतह हासिल कर ली है और कहीं धांधली के इल्जामात भी नहीं लगे, शिकस्त की वजूहात जो आपको हुई हैं वो सबके सामने है, वो महंगाई है, वो कैंडिडेट्स का गलत सिलेक्शन है, अब उस शिकस्त के बाद फिर ये अली अमीन गंडापुर साहब का बयान, परसों वो टीवी चैनल को इंटरव्यू दे रहे थे, उसमें उन्होंने कहा कि फंड्स तो मेरे भाई ने देने हैं, जिसको दोहराया अभी कामरान मुर्तज़ा साहब ने। मुनासिब तर्ज अमल है क्या हुकूमत में शामिल लोगों का रवैया ऐसा होना चाहिए, अगर आपका मुखालिफ जीत गया तो उसके मैंडेट को तस्लीम करें और उसकी राह में रुकावट ना बने, बल्कि सपोर्ट करें उसको कि वो बल्दियाती नुमाइंदे आवाम की सहूलत के लिए काम कर सकें? आपने शायद उसमें पढ़ा नहीं है कि जो बजट है उसके अंदर रकम मख्तस कर दी गई है कि किस बुनियाद के ऊपर लोकल बॉडीज को फंड दिए जाएंगे। मैं समझता हूँ हम उसका एहतराम करें। पता जो प्रोविंशियल डेवलपमेंट फंड्स हैं वो जहाँ इस्तेमाल करना चाहें वो प्रोविंशियल हुकूमत का इख्तियार है। जहाँ तक लोकल बॉडीज के फंड का ताल्लुक है उसको उनको मिलने चाहिए, जो भी वहाँ का चेयरमैन मेयर जो होगा। देखिए, बात सारी ये है कि हमने अपने मुल्क से मोहब्बत रखते हैं। हम ये नहीं है कि हम सिर्फ ये चाहते हैं कि तहरीक इंसाफ पावर में, हम चाहते हैं कि पाकिस्तान के अंदर रूल ऑफ लॉ हो, और ये कोई लिखवा के नहीं लाता, ये हुकूमत में वो हमेशा रहेगा। और जो कामरान मुर्तज़ा साहब बात कह रहे हैं वो निहायत ही गैर संजीदा बात कर रहे हैं। अभी जो है इंग्लैंड में इलेक्शन हुआ, रूलिंग पार्टी हार गई,
रिजाइन कर देना चाहिए। बाइडेन का डेमोक्रेट्स हार गए इतने स्टेट्स, उन्हें रिजाइन कर देना चाहिए और मैंडेट लूज हो गया। ये कोई होता है, हर इलेक्शन की नौयत फर्क होती है, हर इलेक्शन का मिजाज अलग होता है। सूबाई असेंबलियों का अलग होता है, कौमी असेंबलियों का होता है। कितनी जगह, कितने मुल्क हैं ऐसे जिधर रीजनल पार्टीज जीतती हैं लोकल इलेक्शन और नेशनल इलेक्शन जो है वो नेशनल पार्टीज जीतती हैं। तो आप ये कह दीजिए कि आप लोकल बॉडीज का इलेक्शन जीत गए तो आप नेशनल असेंबली से रिजाइन कर दें।